Hello friends, this is PK Sharma and you are watching me our YouTube channel Ayan's Learner Academy। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारी इंजीनियरिंग ड्राइंग की क्लास चल रही थी और इसके अंतर्गत फ्रेंड्स हम लोग देख रहे थे ड्राइंग ऑफ ज्योमेट्रिकल फिगर, मतलब कि ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन हम लोग देख रहे थे। पीछे की वीडियो में फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था पॉइंट, लाइन एंड एंगल। पॉइंट, लाइन और एंगल के बारे में बताया था। अगर आप लोगों ने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो मैंने इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। कृपया वहाँ पे जाइए, उस वीडियो को देख लीजिए, फिर इस वीडियो को देखिएगा। फ्रेंड्स, पिछली वीडियो का लिंक आपको आई कार्ड में मिल जाएगा, आप वहाँ से भी डायरेक्ट देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख ही रहे हैं कि हमारा आज का जो टॉपिक है प्लेन ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन, ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, पॉलीगन, सर्किल और इलिप्स। मतलब त्रिभुज के बारे में बताया जाएगा, चतुर्भुज के बारे में बताया जाएगा, बहुभुज के बारे में, वृत्त के बारे में और इलिप्स के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलते हैं फ्रेंड्स, देखते हैं ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन। जियोमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन, ज्यामिति रचना। फ्रेंड्स, आपके कोर्स में दो तरह के ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन निर्धारित किए गए हैं। एक 2D मतलब 2 डायमेंशनल या फिर प्लेन फिगर। प्लेन फिगर मतलब कि समतल आकृतियों का रचना करना। समतल आकृति, समतल आकृतियों की रचना करना आपको पढ़ना है। और 3D, 3 डायमेंशनल मतलब कि सॉलिड फिगर, ठोस आकृतियों की रचना करना आपको पढ़ना है। फ्रेंड्स, रचना के साथ साथ आपको इसकी फ्री हैंड स्केचिंग भी आनी चाहिए, क्योंकि आपको फ्री हैंड स्केचिंग या फिर रचना दोनों में से कोई भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। जनरली आपको कंस्ट्रक्शन ही पूछता है, फ्री हैंड स्केचिंग आपको सॉलिड फिगर का पूछता है। प्लेन फिगर का क्या करता है कि रचना करने के लिए ही एग्जाम में देता है। फ्रेंड्स, प्लेन फिगर में आपको देखिए क्या क्या पढ़ना है। ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, पॉलीगन, सर्कल और इलिप्स। फ्रेंड्स, इन्हीं का जो है ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन हमें करना है। तो फ्रेंड्स, ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन से पहले हम लोग देख लेते हैं कि एक्चुअल में ये होते क्या हैं। सबसे पहले हमें इनके बारे में बेसिक जानकारी होनी चाहिए, तभी तो हम ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन कर पाएंगे। नहीं तो हमें दिक्कत होगी, क्योंकि क्वेश्चन में दिया रहेगा कि इसकी ऊंचाई इतनी है, इसका वर्टेक्स इतना है, इसका मेजर एक्सिस इतना है, और यदि हमें पता नहीं रहेगा तो हम समझ ही नहीं पाएंगे कि दिया क्या है। उसका टर्म हम समझ ही नहीं पाएंगे कि पेपर में क्वेश्चन में दिया क्या है, और रचना हम लोग कर ही नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स इनके बेसिक के बारे में। तो आज बेसिक दिया जाएगा, अगली वीडियो में आपको कैसे रचना की जाती है ये बताया जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं फ्रेंड्स, ट्रायंगल क्या होते हैं। ट्रायंगल क्या होता है फ्रेंड्स? तो फ्रेंड्स, सबसे पहले ट्रायंगल के बारे में देखा जाएगा। ट्रायंगल क्या होता है? तीन भुजाओं से घिरा हुआ क्षेत्र या आकृति। इसमें देखिए एक त्रिभुज दिखाया गया है, ए बी बी सी सी डी सी ए। इसकी तीन भुजाएं हैं, तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति क्या कहलाती है? त्रिभुज कहलाती है। ठीक है, फिगर बाउंडेड बाय 3 साइड्स इज नोन एज ट्रायंगल। मतलब ऐसी आकृति जो तीन भुजाओं से या फिर तीन सरल रेखाओं से घिरी हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? ट्रायंगल कहते हैं। ट्रायंगल में फ्रेंड्स तीन भुजाएं होती हैं, 3 साइड्स होती हैं, तीन भुजाएं होती हैं, 3 एंगल होते हैं, 3 एंगल होते हैं, मतलब तीन कोण भी होते हैं। एक देखिए कोण ए, कोण बी और ये कोण सी। और 3 वर्टेक्स होते हैं, 3 वर्टेक्स होते हैं। 3 शीर्ष होते हैं, एक शीर्ष ये दिया गया है, एक शीर्ष ये, एक शीर्ष ये। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपका त्रिभुज है। त्रिभुज फ्रेंड्स कई प्रकार के होते हैं। तो त्रिभुज को दो आधारों पर वर्गीकृत किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, त्रिभुज को दो आधारों पर वर्गीकृत किया जाता है। पहला कोण के आधार पे, दूसरा उसकी भुजा के आधार पे। तो देखते हैं फ्रेंड्स, सबसे पहले
त्रिभुज का प्रकार देखते हैं। तो साइड के आधार पर फ्रेंड्स त्रिभुज होते हैं स्केलन ट्रायंगल, आइसोसेल्स ट्रायंगल और इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल का मतलब समबाहु, ठीक है फ्रेंड्स। आइसोसेल्स स्केलन, आइसोसेल्स का मतलब होता है समद्विबाहु, समद्विबाहु जिसकी दो भुजाएं बराबर होती है। इसको स्केलन का मतलब होता है विषम त्रिभुज या विषम बाहु त्रिभुज। चित्र में दिखाए गए हैं फ्रेंड्स, ये आपका पहला नंबर जो है ये है इक्विलैटरल ट्रायंगल। इसमें दिखाए गए हैं कि तीनों भुजाएं बराबर है। आप लोग रिजोल्यूशन बढ़ा लीजिए, आप लोग रिजोल्यूशन बढ़ा के देखिए। इसमें तीनों भुजाएं क्या है, बराबर है। लिखा है इक्विलैटरल ट्रायंगल है 3 इक्वल साइड, मतलब इसमें 3 बराबर भुजाएं होती हैं। दूसरा है आइसोसेल्स ट्रायंगल, तो इसमें 2 भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है फ्रेंड्स, दिखाया गया चित्र में। इक्विलैटरल और आपका स्केलन ट्रायंगल दिया गया है, इसमें क्या होता है कोई भी भुजा बराबर नहीं होती है, ठीक है फ्रेंड्स। आगे देखिए कोण के आधार पर एक्यूट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल और ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल में क्या होता है, ऐसा त्रिभुज जिसमें आपका जो है ऐसा त्रिभुज जो फ्रेंड्स इसमें क्या होता है कि सभी कोण, प्रत्येक कोण क्या होता है न्यून कोण होता है। न्यून कोण आपको बताया गया था, सभी का मान 90 से क्या होगा, कम होगा। राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है फ्रेंड्स कि एक कोण 90 डिग्री होगा और शेष 2 कोण क्या होंगे, न्यून कोण होंगे। ऑब्ट्यूज में क्या होगा, केवल एक कोण जो होगा अधिक कोण होगा, ये वाला एक कोण या फिर कोई एक कोण, कोई भी एक कोण क्या होगा ऑब्ट्यूज एंगल होगा, अधिक कोण होगा। जैसा कि ये चित्र में दिखाया गया है, ऑब्ट्यूज है अधिक कोण, ये सम कोण और ये न्यून कोण, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखते हैं इसके बारे में, कुछ लिखा भी है मैंने। तो स्केलन ट्रायंगल ऑल साइड्स एंड एंगल आर अनइक्वल, मतलब इसमें सभी भुजाएं और कोण क्या होते हैं, असमान होते हैं। सभी भुजा एवं कोण क्या होते हैं फ्रेंड्स, असमान। इट हैज 2 इक्वल साइड, मतलब 2 भुजा बराबर, 2 भुजा बराबर, ठीक है। और 2 एंगल भी बराबर होते हैं, लेकिन एक एंगल क्या होता है, अलग होता है। इक्विलैटरल में क्या होता है, सभी भुजा एवं सभी कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं और ये 60 डिग्री के पर होते हैं। एक्यूट एंगल में क्या होता है, मतलब कि इसके तीनों कोण 90 डिग्री से कम होते हैं। राइट एंगल में क्या होता है, एक कोण 90 डिग्री होता है। ऑब्ट्यूज एंगल में क्या होता है, एक कोण जो होता है आपका 90 डिग्री से अधिक होता है, बाकी 2 कोण जो है न्यून कोण होते हैं। चित्र में दिखाया गया है ये आपका हो गया इक्विलैटरल, ये आइसोसेल्स ट्रायंगल और ये स्केलन ट्रायंगल। इसमें क्या है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल ये है, ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है और ये आपका ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आपका ट्रायंगल था, तो ये ट्रायंगल की बेसिक जानकारी थी। आगे देखते हैं क्वाड्रिलैटरल। क्वाड्रिलैटरल का मतलब होता है चतुर्भुज। चतुर्भुज, ठीक है फ्रेंड्स, मतलब कि चतुर्भुज का मतलब कि 4 भुजाएं, 4 भुजाओं से घिरी हुई आकृति आपकी क्या होती है, चतुर्भुज होती है। ये 4 भुजाओं से घिरी हुई आकृति क्या है, चतुर्भुज है। पूरा इरेज हो गया, कोई बात नहीं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये आपका 4 भुजाओं से घिरी हुई आकृति ए बी सी डी। तो ये 4 भुजाओं से घिरी हुई आकृति है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, चतुर्भुज कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। इसमें देखिए क्या होगा, 4 साइड्स होंगी चतुर्भुज में, 4 साइड्स होंगी, 4 वर्टेक्स होंगे, मतलब 4 शीर्ष होंगे, 1 2 3 4, 4 भुजा 1 2 3 4, और 4 एंगल होंगे। चतुर्भुज में क्या होता है, 4 साइड, 4 वर्टेक्स और 4 एंगल, 4 एंगल्स होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। चतुर्भुज क्या है, 4 भुजाओं से घिरी हुई आकृति है। तो फ्रेंड्स हम लोग देखेंगे बेसिक टाइप देख लेते हैं चतुर्भुज के।
चतुर्भुज के फ्रेंड्स बेसिक रूप से 6 प्रकार होते हैं, इससे और भी होते हैं, लेकिन मेन रूप से जो आपके एग्जाम में पूछता है वो जो है 6 होता है। सबसे पहला नंबर जो है आपका वो है ट्रेपेजियम, दूसरा नंबर है पैरेललोग्राम, तीसरा नंबर है रेक्टेंगल, चौथा नंबर है रोम्बस, पांचवा नंबर है स्क्वायर और छठा नंबर है काइट। ट्रेपेजियम को ट्रेपेजॉइड भी कहा जाता है, ट्रेपेजॉइड भी लिखता है कभी कभी। ट्रेपेजियम और ट्रेपेजॉइड दोनों एक ही चीज है। तो सबसे पहले देखते हैं ट्रेपेजियम। ये देखिए फ्रेंड्स, ये आपका ट्रेपेजियम है, हिंदी में इसको समलंब बोलते हैं, समलंब चतुर्भुज बोला जाता है, समलंब चतुर्भुज। देखिए समलंब चतुर्भुज में क्या होता है कि इसकी दो भुजाएं जो होती हैं समांतर होती हैं, दो भुजाएं समांतर होती हैं, जबकि दो भुजाएं समांतर नहीं होती है। ठीक है फ्रेंड्स, दो भुजाएं समांतर होती हैं, दो भुजाएं समांतर नहीं होती हैं। शेष दो भुजाएं जो असमांतर होती हैं कभी कभी बराबर भी होती हैं, इक्वल भी होती हैं, इक्वल होती हैं और कभी कभी अनइक्वल भी होती हैं। जब इक्वल होती हैं तो इसको आइसोसेल्स ट्रेपेजियम बोलते हैं। जब ये दोनों भुजाएं जो है इक्वल होंगी तो इसको आइसोसेल्स ट्रेपेजियम बोला जाता है, और जब ये नहीं रहती है बराबर तो इसको हम अनइक्वल क्या बोलते हैं, अनइक्वल ट्रेपेजियम भी बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए इसमें क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं और शेष दो भुजाएं असमांतर होती हैं, और यह बराबर भी हो सकती हैं और बराबर नहीं भी हो सकती है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं अगला जो आपका चतुर्भुज है। अगला जो चतुर्भुज है वो है पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज में क्या होता है फ्रेंड्स कि इसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर व समांतर होती हैं। जैसे ये भुजा इसके बराबर और इसके समांतर है, ये भुजा इसके बराबर और इसके समांतर है। ठीक है फ्रेंड, इसमें विकोण असमान होते हैं लेकिन एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, मतलब ये बराबर है, ये बराबर है। विकोण जो है असमान होते हैं और एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। फ्रेंड्स, विकोण क्या होता है, चतुर्भुज के एक कोने से दूसरे कोने, सामने वाले कोने को मिलाने वाली रेखा जो होती है वो विकोण कहलाती है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं हम लोग। हमारा अगला जो चतुर्भुज है वो है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल क्या होता है, रेक्टेंगल का मतलब होता है आयत। आयत, आयत भी क्या है, एक समांतर चतुर्भुज होता है, लेकिन इसकी जो सभी भुजाएं होती हैं समकोण पे होती हैं और इसके विकोण जो है बराबर होते हैं। विकोण क्या हो गया, AC जो होगा, विकोण AC बराबर होता है BD के। BD और AC विकोण बराबर होते हैं। कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C बराबर कोण D, और ये बराबर होता है 90 डिग्री। ठीक है फ्रेंड्स, भुजा AB और CD बराबर होते हैं, AD और आपका BC बराबर होते हैं, मतलब ये आमने सामने की भुजाएं समांतर और बराबर होती है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे जो है अगला जो चतुर्भुज है वो है रुम्बस। रुम्बस का मतलब होता है समलंब समचतुर्भुज। समचतुर्भुज, समचतुर्भुज क्या होता है फ्रेंड्स, यह वर्ग की ही तरह होता है। इसकी सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। यह एक ऐसा चतुर्भुज है जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं और जो विकोण होते हैं एक दूसरे के समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। इसीलिए यह पैरेललोग्राम से अलग होता है। पैरेललोग्राम के भी समद्विभाजित करते हैं लेकिन वो समकोण पर नहीं होते हैं। सभी भुजाएं ऑल साइड्स आर इक्वल। समलंब चतुर्भुज की सभी भुजाएं जो है बराबर होती हैं। डायगोनल जो है एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं, बाइसेक्ट एट 90 डिग्री। डायगोनल्स आर
बाइसेक्ट एट 90 डिग्री, मतलब सभी विकोण जो है एक दूसरे को समकोण पे समविभाजित करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। अगला जो है स्क्वायर है। स्क्वायर का मतलब होता है वर्ग। ये वर्ग होता है, वर्ग की सभी भुजाएं बराबर और समकोण पे होती हैं और विकोण भी एक दूसरे को बराबर होते हैं। विकोण मतलब सारा कुछ इसका बराबर होता है। साइड्स जो होती हैं इक्वल होती हैं एंड एट 90 डिग्री। साइड जो है इक्वल होती हैं और 90 डिग्री पे होती हैं। डायगोनल इक्वल होते हैं और जो है एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं, समविभाजित करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और सभी भुजाएं समांतर होती हैं। आमने सामने की भुजाएं जो है समांतर होती हैं और बराबर होती हैं। अगला जो है फ्रेंड्स वो है काइट। काइट मतलब क्या होता है? पतंग। पतंग के समान होता है। यह दो पेयर में होता है। देख रहे होंगे यहाँ से आपका ये दो पेयर है, ये नीचे वाला और एक ऊपर वाला। तो दोनों पेयर में क्या होता है? इस पेयर की प्रत्येक भुजा समांतर होती है या बराबर होती है, यानी कि AB बराबर BC, और इस पेयर में दोनों भुजाएं AD बराबर जो होता है DC, दोनों भुजाएं बराबर होती हैं। विकोण जो होते हैं फ्रेंड्स एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटते हैं। विकोण जो है एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और जहाँ पे ये पेयर मिलते हैं वो कोण जो है बराबर होता है, यानी कि कोण C इज इक्वल टू कोण A। कोण C और कोण A जो है बराबर होते हैं किसमें? काइट में। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं पॉलीगन। पॉलीगन का मतलब होता है बहुभुज। बहुभुज क्या होता है फ्रेंड्स? तीन भुजाओं से तीन या इससे अधिक सरल रेखाओं से घिरी आकृति या फिर रेखाओं से बनी आकृति, रेखाओं से बनी बंद आकृति क्या होता है? पॉलीगन, बहुभुज। तीन या इससे अधिक रेखाओं से बनी बंद आकृति जो है फ्रेंड्स आपकी बहुभुज कहलाती है। याद रखिएगा, किसी किताब में लिख देता है 5, लेकिन ऐसा नहीं है। तीन भुजाओं से, तीन या इससे अधिक, क्योंकि त्रिभुज से ही चालू होता है, त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज। तो तीन या इससे अधिक भुजाओं से घिरी आकृति, बंद आकृति पॉलीगन कहलाती है। फ्रेंड्स, बंद मैं क्यों कर रहा हूँ? जैसे ये तीन भुजाएं हैं, तो ये अगर देख रहे हैं यहाँ पे बंद नहीं हुआ तो ये बहुभुज नहीं है। अगर देखिए फ्रेंड्स, ये हो गया, ठीक है, तीन या तीन से अधिक सरल रेखाओं से घिरी आकृति क्या है? कोई पॉलीगन है। अब देखिए सरल रेखा क्यों है? क्योंकि वृत्त जो है कोई पॉलीगन नहीं है, प्लेन फिगर है लेकिन पॉलीगन नहीं है। तो सरल रेखा भी कहना जरूरी है और बंद भी कहना जरूरी है। ठीक है फ्रेंड्स, फिगर क्लोज्ड बाय 3 और मोर देन 3 साइड्स इज नोन एज पॉलीगन। ठीक है फ्रेंड्स, तो पॉलीगन जो है फ्रेंड्स दो तरह के होते हैं। एक होता है रेगुलर पॉलीगन, और दूसरा जो होता है इरेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन में क्या होता है? ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स एंड एंगल आर इक्वल, मतलब कि सभी भुजा और कोण जो है बराबर होते हैं। रेगुलर में क्या होता है? ऑल साइड्स एंड एंगल आर अनइक्वल, मतलब कि सभी भुजा और कोण जो है असमान होते हैं इरेगुलर पॉलीगन में। ये रेगुलर का मतलब होता है समबाहुभुज, इरेगुलर का मतलब होता है विषम बहुभुज। ये सम है आपका और ये जो है विषम बहुभुज। ठीक है फ्रेंड, समबाहुभुज और विषम बहुभुज। समबाहुभुज में क्या होता है कि इसका सभी कोण जो है बराबर होता है, जबकि विषम बहुभुज में सभी भुजा और सभी कोण बराबर होते हैं समबाहुभुज के केस में। और विषम बहुभुज में क्या होता है
कि जो सभी भुजा और सभी कोण हैं असमान होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखते हैं कि कोई बहुभुज है उसका कोण कितना होता है। जैसे त्रिभुज के तीनों अंतः कोण जो है 180 होते हैं, चतुर्भुज के तीनों अंतः कोण जो है का योग जो है 360 होता है। तो रेगुलर पॉलीगन का जो कोणों का योग होता है सम ऑफ ऑल एंगल, सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ एनी पॉलीगन किसी बहुभुज के सभी अंतः कोणों का योग जो होता है n-2 इंटू 180 डिग्री। तो n क्या है? नंबर ऑफ साइड्स। n जो है नंबर ऑफ साइड्स, भुजाओं की संख्या। जैसे त्रिभुज है तो 3-2 गुणते 180, ये बराबर क्या हो जाएगा आपका 180 हो जाएगा। चतुर्भुज है तो 4-2 गुणते 180, तो ये क्या हो जाएगा 360 हो जाएगा। पंचभुज है तो 5-2 गुणते 180, 18-54, 540 डिग्री। तो फ्रेंड्स ये जो है किसी भी बहुभुज के सभी अंतः कोणों का योग हो गया। ठीक है, अगर मान लीजिए प्रत्येक अंतः कोण पूछा जा रहा है तो कोई विषम बहुभुज है तो उसका हम लोग नहीं निकाल पाएंगे, लेकिन यदि सम बहुभुज है तो उसका हम लोग एक कोण निकाल सकते हैं, क्योंकि जो सम बहुभुज है उसका सभी कोण क्या होता है बराबर होता है। तो मान लीजिए कोई आपका बहुभुज है सम बहुभुज, उसके सभी कोणों का योग क्या है n-2 गुणते 180 है। तो प्रत्येक कोण क्या हो जाएगा n-2 गुणते 180 बटा n, मतलब कि भुजाओं की संख्या से भाग दे देंगे तो प्रत्येक अंतः कोण आपका निकल जाएगा। बहिष कोण कितना होता है फ्रेंड्स? जो बहिष कोणों का योग होता है सभी बहुभुज का वो क्या होता है 360 डिग्री होता है। जो बहिष कोणों का योग होता है 360 डिग्री होता है, और प्रत्येक बहिष कोण जो होता है 360 बटा n होता है। n क्या है? भुजाओं की संख्या है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं हम लोग वृत्त। वृत्त क्या होता है? वृत्त की बेसिक जानकारी पहले हम लोग देखते हैं। तो वृत्त को सर्कल बोला जाता है अंग्रेजी में। वृत्त होता क्या है सबसे पहले देखते हैं। मान लीजिए फ्रेंड्स एक बिंदु है और इसके चारों तरफ कुछ बिंदु हैं। अगर इन सभी बिंदुओं को चला दिया जाए और इस प्रकार चलाया जाए कि ये जो सभी बिंदु हैं इस स्थिर बिंदु से समान दूरी पर सदैव रहें, तो जो आकृति उभर के आती है उसे हम लोग वृत्त कहते हैं। तो इसकी परिभाषा दी जाती है कि एक स्थिर बिंदु से समान दूरी पर, एक स्थिर बिंदु से समान दूरी पर रहने वाले बिंदुओं का बिंदुपथ वृत्त कहलाता है। ठीक है फ्रेंड्स, एक स्थिर बिंदु से समान दूरी पर रहने वाले बिंदुओं का बिंदुपथ, एक स्थिर बिंदु से समान दूरी पर रहने वाले बिंदुओं का बिंदुपथ, बिंदुओं का बिंदुपथ क्या कहलाता है? वृत्त कहलाता है, सर्किल कहलाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो स्थिर बिंदु होता है उसे हम लोग कहते हैं सेंटर, सेंटर ऑफ सर्किल या फिर वृत्त का केंद्र, सेंटर ऑफ सर्किल, सेंटर ऑफ सर्किल। जो स्थिर बिंदु होता है फ्रेंड्स उसे हम लोग कहते हैं सेंटर ऑफ सर्किल कहते हैं, और जो बिंदु पथ होता है उसको बोलते हैं पेरीमीटर या सरकमफेरेंस, या हिंदी में बोलते हैं परिधि। तो केंद्र हो गया, परिधि हो गया, और जो समान दूरी होती है स्थिर बिंदु से गतिमान बिंदुओं के बीच की जो समान दूरी होती है उसको बोलते हैं त्रिज्या। ठीक है फ्रेंड्स, रेडियस, इसको क्या बोला जाता है फ्रेंड्स? रेडियस बोला जाता है। तो फ्रेंड्स देखिए ये जो है आपका
केंद्र हो गया सेंटर, ये जो है पेरीमीटर है परिधि, और ये जो दूरी है उसको बोलते हैं त्रिज्या रेडियस। और इसी प्रकार परिधि को P से रिप्रेजेंट किया जाता है। सेंटर जो है आपका O द्वारा प्रदर्शित होता है और त्रिज्या को कैपिटल R या स्मॉल r द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। फ्रेंड्स अब देखते हैं वृत्त से संबंधित कुछ टर्म देखते हैं। फ्रेंड्स वृत्त की परिधि ये है, परिधि पर स्थित किसी दो बिंदु को मिला दीजिए। तो ये जो रेखा होगी इसको बोलते हैं जीवा, इस रेखा को बोलते हैं जीवा, कॉर्ड बोला जाता है हिंदी में, सॉरी अंग्रेजी में कॉर्ड बोला जाता है, हिंदी में जीवा बोला जाता है। वृत्त की परिधि पर स्थित किसी दो बिंदु को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है फ्रेंड्स? कॉर्ड कहलाती है, जीवा कहलाती है। अब देखिए फ्रेंड दूसरी चीज है कि कोई ऐसी जीवा जो वृत्त के केंद्र से होकर गुजरे, कोई ऐसी जीवा जो वृत्त के केंद्र से होकर गुजरे उसे हम लोग क्या कहते हैं? व्यास कहा जाता है। व्यास, व्यास कहा जाता है, डायामीटर, या फिर कह सकते हैं वृत्त की सबसे बड़ी जीवा उसका व्यास कहलाती है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है? उसका व्यास कहलाती है। जब लार्जेस्ट कॉर्ड ऑफ सर्किल इज नोन एज डायामीटर। ठीक है फ्रेंड्स, इसे अंग्रेजी के कैपिटल अक्षर D द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अंग्रेजी के कैपिटल D द्वारा व्यास को प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। अब देखिए इसमें जो है फ्रेंड्स, अब देखिए तीसरा नंबर जो है पॉइंट, जो जीवा है देख रहे हैं कि वृत्त को दो पार्ट में डिवाइड कर रही है। तो यह जो है सेगमेंट कहलाता है, एक सेगमेंट, ये दूसरा सेगमेंट। तो जो बड़ा वाला सेगमेंट होता है उसको मेजर सेगमेंट बोलते हैं। दीर्घ वृत्तखंड, हिंदी में दीर्घ वृत्तखंड कहा जाता है। और ये जो है माइनर सेगमेंट होता है लघु वृत्तखंड। माइनर का मतलब लघु, लघु वृत्तखंड मतलब वृत्त का खंड है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर केंद्र से ही डिवाइड कर दिया जाए, केंद्र से ही डिवाइड कर दिया जाए वृत्त को, जो जीवा जा रही है केंद्र से, तो ये वाला जो आपका जो सर्किल होगा उसको बोला जाता है सेमी सर्किल, सेमी सर्कल, अर्धवृत्त। अर्धवृत्त मतलब कि वृत्त को उसके व्यास से होते हुए काट दीजिए तो जो वृत्त बनेगा उसको बोलते हैं अर्धवृत्त। ठीक है फ्रेंड्स, अगला देखते हैं। फ्रेंड्स अब देखिए जो आपका व्यास था और त्रिज्या थी, अभी आपको बताया गया है कि ऐसी जीवा जो वृत्त के केंद्र से होकर गुजरे। ये वृत्त का केंद्र O है, वृत्त के केंद्र से आपकी जो रेखा जा रही है या फिर जीवा जा रही है उसे क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं। तो फ्रेंड्स अभी आपको बताया गया कि वृत्त के केंद्र से जो बिंदु होते हैं, परिधि जो होते हैं, सभी समान दूरी पे होते हैं। यानी कि अगर देखा जाए ए बी है, अगर OA और OB को देखा जाए तो OA जो OB होगा बराबर होंगे। OA बराबर क्या होगा? OB के होगा। और फ्रेंड्स OA को रिप्रेजेंट किया गया है स्मॉल r से या फिर कैपिटल R से। तो देखेंगे AB बराबर क्या होगा? AB जो है, AB व्यास है, कैपिटल D है, तो कैपिटल D जो है R और प्लस R के बराबर होगा, क्योंकि ये भी R है और ये भी R है। तो D बराबर क्या हो गया? 2R हो गया। तो हम लोग कहते हैं कि जो व्यास है त्रिज्या का दोगुना होता है, या फिर त्रिज्या जो है व्यास की आधी होती है। त्रिज्या क्या होती है? व्यास की आधी होती है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए अगर आप लोग क्या करते हैं कि त्रिज्या है, मान लीजिए कि
वृत्त की कोई त्रिज्या है, दो त्रिज्याएं हैं जो किसी कोण थीटा पे झुकी हुई है। वृत्त की दो त्रिज्याएं हैं जो कोण थीटा पे झुकी हुई हैं और इनको मिला दीजिए। ठीक है फ्रेंड, तो वृत्त की दो त्रिज्याओं और परिधि के बीच जो घिरा क्षेत्र होता है उसे त्रिज्य खंड कहा जाता है। उसे त्रिज्य खंड या फिर अंग्रेजी में सेक्टर बोला जाता है, सेक्टर। तो जो ये देखिए, ये भी घिरा हुआ क्षेत्र है और ये भी घिरा हुआ क्षेत्र है, तो ये जो होगा मेजर सेक्टर। ठीक है फ्रेंड्स, और ये जो है आपका माइनर सेक्टर होगा, मतलब कि दीर्घ त्रिज्यखंड, और जो नीचे वाला है लघु त्रिज्यखंड होगा। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। तो ये वाला जो है फ्रेंड्स, अभी आपको बताया गया है कि त्रिज्याओं और परिधि के मध्य घिरा क्षेत्र क्या कहलाता है, त्रिज्यखंड। ये जो है माइनर त्रिज्यखंड है, माइनर सेक्टर है, और ये जो है मेजर सेक्टर है, मेजर सेक्टर। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं, देखते हैं टेंजेंट और नॉर्मल क्या होते हैं। टेंजेंट एंड नॉर्मल। फ्रेंड्स, इसमें काफ़ी कंफ्यूजन होता है नॉर्मल में कि नॉर्मल क्या होता है। तो देखिए, मान लीजिए कोई वृत्त है और इसकी त्रिज्या है, तो वृत्त की त्रिज्या से वृत्त को छूते हुए एक रेखा खींच दीजिए, और रेखा इस प्रकार खींचिए कि वो त्रिज्या पे क्या हो, समकोण हो। तो ये जो रेखा कहलाती है उसे हम लोग कहते हैं टेंजेंट। ठीक है फ्रेंड्स, अब टेंजेंट पे ही वृत्त की त्रिज्या को आगे बढ़ा दीजिए, तो ये भी समकोण पे होगी। तो ये जो रेखा होती है इसको बोलते हैं नॉर्मल। ये भी क्या है, टेंजेंट है, जबकि ओसी क्या है, नॉर्मल है। टेंजेंट से होते हुए वृत्त की त्रिज्या को बढ़ा दीजिए तो जो रेखा प्राप्त होती है उसे हम लोग कहते हैं नॉर्मल। अब देखिए फ्रेंड्स, दो चीजें बताया जाएगा, एक कॉन्सेंट्रिक सर्किल और एक इसेंट्रिक सर्किल। कॉन्सेंट्रिक सर्कल एंड इसेंट्रिक सर्कल। कॉन्सेंट्रिक का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, और इसेंट्रिक का मतलब क्या होता है। कॉन्सेंट्रिक का मतलब होता है कि, कॉन्सेंट्रिक का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स कि समकेंद्रीय, मतलब कि केंद्र वही हो। और इस इसेंट्रिक का मतलब होता है उत्केंद्रित, उत्केंद्रित। जैसे एक ही केंद्र पे यदि कई वृत्त खींच दिए गए हैं, एक ही केंद्र पे कई वृत्त खींच दिए गए हैं, तो ये जो है कॉन्सेंट्रिक सर्किल कहलाता है। यदि एक ही वृत्त के अंदर कई वृत्त हैं लेकिन इन सभी का केंद्र क्या है, अलग अलग है, तो ये सभी सर्किल क्या कहलाते हैं, इसेंट्रिक सर्किल कहलाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, कॉन्सेंट्रिक मतलब कि संकेंद्रीय, संकेंद्रीय मतलब एक ही केंद्र है। ठीक है, तो ये आपका सर्किल था फ्रेंड्स, और सर्किल से कुछ संबंधित, इससे संबंधित कुछ टर्म थे जिसको मैंने आपको बता दिया। आगे जो है फ्रेंड्स, हमारा अगला जो है टॉपिक है वो इलिप्स है। इलिप्स को बोला जाता है दीर्घवृत्त। इसके बारे में भी हमें इसकी संरचना वगैरह पढ़ना है, तो सबसे पहले देख लेते हैं दीर्घवृत्त होता क्या है। तो लिखा है फ्रेंड्स, एन इलिप्स इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट इन ए प्लेन। मतलब किसी प्लेन में बिंदुओं का एक सेट होता है जिसमें द सम ऑफ हुज डिस्टेंस फ्रॉम टू पॉइंट टू फिक्स पॉइंट इन द प्लेन इज कांस्टेंट। मतलब कि देखिए, ये कोई आपका जो है दिया गया है, दो दीर्घवृत्त है, एक ऐसी आकृति है जिसमें दो स्थिर बिंदु होते हैं। इन स्थिर बिंदुओं से किसी बिंदु की दूरी, ये मान लीजिए कोई बिंदु है और ये भी कोई बिंदु है, ये F1 है और ये आपका F2 है, ये A है और ये B है। तो जो जो ये दूरी होगी F1A प्लस F2A बराबर होगी
तो फ्रेंड्स क्या होता है कि ये जो डिस्टेंस होती है ये कांस्टेंट होती है। जैसे अब ये बी पॉइंट है, इसकी जो डिस्टेंस होगी F1b प्लस F2b इज कांस्टेंट। मतलब कि ये जो बिंदुओं की इस पर जो आपका जो पेरीफेरी पे जो बिंदु है, इन सब की जो दूरी का योग है इन दोनों स्थिर पॉइंट से, ये क्या होता है, यह नियत होती है, कांस्टेंट होती है। इसमें देखिए फ्रेंड्स, इससे अधिक कुछ नहीं जानना है, हमें दो चीज़ें जाननी है, मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस और इसका वर्टेक्स। तो ये देखिए यहाँ पे वर्टेक्स दिखाया गया है और ये जो स्थिर बिंदु होते हैं इसको बोलते हैं फोकल पॉइंट, हिंदी में नाभि बोला जाता है। तो ये बड़ा अक्ष जो दिख रहा है इसको बोला जाता है मेजर एक्सिस। मेजर एक्सिस जो सबसे बड़ा अक्ष होता है उसको बोलते हैं मेजर एक्सिस। ये छोटा वाला अक्ष जो है इसको बोला जाता है माइनर एक्सिस। माइनर एक्सिस अगर इनका आधा लिया जाए फ्रेंड्स तो सेमी मेजर एक्सिस, अगर इसका आधा लिया जाए, जैसे मान लीजिए ए बी लेते हैं, ए बी, तो ए बी जो होगा आपका सेमी मेजर एक्सिस, सेमी मेजर एक्सिस। और अगर आप लेते हैं बी सी लेते हैं या फिर बी डी लेते हैं, बी डी लेते हैं, तो बी डी जो होगा सेमी माइनर एक्सिस, सेमी माइनर एक्सिस। तो फ्रेंड्स जो सेमी माइनर एक्सिस है या फिर सेमी मेजर एक्सिस है वो मेजर एक्सिस का 2 टाइम या फिर माइनर एक्सिस का 2 टाइम होता है। फ्रेंड्स इसको ध्यान में रखना है, क्योंकि क्वेश्चन में जो है आपको दे देता है कि कोई दीर्घवृत्त की रचना कीजिए और उसका सेमी मेजर एक्सिस इतना है, सेमी माइनर एक्सिस इतना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, मेजर एक्सिस कैलकुलेट करना पड़ेगा या फिर कभी कभी माइनर एक्सिस कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो कुल मिला के आपको मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस की जानकारी होना अति आवश्यक है। ठीक है फ्रेंड। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर करिए और मेरे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।